Today's lecture Today's lecture is about Gauss's law. Gauss's law. First of all, we will define the Gauss's law. The flux of the electric field vector through a closed surface, as we already have read the Gauss's law, कि कोई भी आपने क्लोज सरफेस कंसिडर करनी है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने measure करनी है. It is a very useful tool to measure the electric field due to any symmetrical charge distribution. यानी कि कोई भी आपकी क्लोज सरफेस है और उसको आपने उसका कंडक्टिंग मीडियम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करना है, तो यू टेक एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस और उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस में हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, और उसमें जितना भी चार्ज एंक्लोज होता है इस क्लोज सरफेस में उससे हम रिलेट करते हैं विद द फ्लक्स. सो द टोटल फ्लक्स is equal to the dot product of the electric field and the surface. So by definition, we define Gauss's law as the total flux of any imaginary closed surface. It will be equal to electric field and the distance. ये ds जो है हमने कंसिडर किया है, ये क्लोज सरफेस है, ये किसकी इक्विवेलेंट है? गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्विवेलेंट है 1/epsilon0 the total charge enclosed by that imaginary surface. अगर कंसिडर करते हैं there are n number of charges, तो हमारा charge will be equal to 2i. So this is the statement of Gauss's law. Gauss's law की statement के according total flux of that imaginary surface is equal to 1/epsilon0, where 1/epsilon0 is the permeability of the free space and q is the total charge. ये sum of the all the charges है. अब ये consider करते हैं कि आपका कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज लाई करता है. ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंसिडर करते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पॉजिटिव से लीव करते हुए विच रीचेस टुवर्ड्स नेगेटिव, हमेशा उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है. ठीक है, पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा, एस डायरेक्शन में ये मूव करता है. अब ये कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी आपका ये सिमेट्रिकल हमारा शेप का कोई दो चार्जेस इसमें लाई कर रहे हैं, और ये जब चार्जेस जो लाई कर रहे हैं उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पोजीशन कुछ इस तरह से. ठीक है, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और जबकि यहाँ भी वो इस तरह से लीव कर रहा होता है. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी, इसकी डायरेक्शन से इसकी ऑपोजिट आउटवर्ड होती है. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि वो टुवर्ड्स होती है फॉर द नेगेटिव चार्ज. अब इसके अंदर हमने कोई भी ऑर्बिटरी शेप की क्लोज सरफेस इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर लीजिए, आपकी कोई इमेजिनरी सरफेस है. ठीक है, ये डॉटेड लाइन से आपको शो हो रही है इमेजिनरी सरफेस है. अब इस सरफेस के अबाउट ये जो चार्ज इनक्लोज बाय दैट चार्ज है, सॉरी इसमें जो ये अगर इमेजिनरी सरफेस देखें तो ये एक नेगेटिव चार्ज इसमें इनक्लोज है, या हम कंसीडर कर सकते हैं कोई इमेजिनरी सरफेस इस पूरे एरिया पे लाइट कर रही है. तो यहाँ पे दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. तो हमने गॉसेस लॉ कहेंगे कि इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस में total flux will be equal to 1/epsilon0 and the total charge enclosed by that surface. जितना भी चार्ज इसमें एनक्लोज हुआ है, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम उसमें से टोटल फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिया, अगर ये हम कंसीडर कर लें ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस. हमने कोई भी इमेजिनरी सरफेस का ये आपने कंसीडर किया, ठीक है, इसके अंदर कोई आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाई कर रहा है और उसके अबाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. ठीक है, ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस है
और उसके बाद ये चार्ज, एक चार्ज अभी हमने इसमें कंसीडर किया। अगर कंसीडर करें नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो ये पूरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाउंडेड बाय दैट सरफेस, तो उसको एज्यूम करते हैं कि इसमें जो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, it will be equal to dot product of ds, and it will be equivalent to 1 over epsilon naught density of the volume. ये डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, और dv वो वॉल्यूम जिसके ऊपर ये हमने कंसीडर किया, ये बाउंडेड है। ठीक है, ये आपकी चार्ज डेंसिटी आ गई, और ये द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दैट सरफेस। तो अगर हम कंसीडर करें यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द सरफेस, तो उस सरफेस पे जो वॉल्यूम बाउंडेड है dv, उस पे ये आपकी जो चार्ज की डेंसिटी है, इट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये आपकी गॉसेस लॉ की फॉर्म इस तरह से बन जाएगी इन द फॉर्म। ये हम कंसीडर करते हैं दिस इज दैट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ व्हेन वी कंसीडर द वॉल्यूम। अब अगर इसी को अगर आप कन्वर्ट कर दें इनटू सरफेस के, पूरे सरफेस के लिहाज से, अभी हमने एक वॉल्यूम के लिहाज से बात की, अगर सरफेस के लिहाज से बात करें तो सरफेस के लिहाज से सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की फिनोमिना से आपका फाई विल बी इक्वल टू क्लोज सरफेस में E डॉट ds, इट विल बी इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल चार्ज डेंसिटी इंटू ds। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके लिख देती हूँ कि आपका टोटल फ्लक्स will be equal to E dot ds is equal to 1 over epsilon naught surface enclosed charge density, जिस सरफेस पे बाउंडेड है उसके लिए। तो ये है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ हमारी ये आ गई। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे द डिफरेंशियल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म को, इंटीग्रल फॉर्म आपकी गॉसेस लॉ की है E डॉट ds is equal to 1 over epsilon naught s circle और ds। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। अब इसी की हम डिफरेंशियल फॉर्म भी निकालते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ कि अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें, इसके नॉर्मल इंटीग्रल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करें इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, हम इसको फॉर्म किस तरह से करेंगे, तो ये आपका जो E डॉट ds है, इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखती हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ E, हम पहले भी ये कंसीडर कर रहे थे कि E का वो कंपोनेंट जो सरफेस के साथ रिलेट करता है वो फ्लक्स को डिटरमिन करता है, इक्वल टू V। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम की फॉर्म में, वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस के लिए फॉर्म में लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय दैट द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम इसके इंटीग्रल को खत्म करके, सॉरी इसको कंबाइन करते हैं, इसको मूव करवा देते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप इसको मूव शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो डाइवर्जेंस ऑफ E, क्योंकि ये भी dv के साथ है, ये भी dv के साथ है, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं माइनस रो ओवर E एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है सारा का सारा dv के साथ, और यहाँ पे आपके आ गया इक्वल टू 0।
ठीक है, ये इंटीग्रल के फॉर्म में रिलेशन है। सही हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब है इट गिव्स दैट कि dv जो है वॉल्यूम बाउंडेड है, ये तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, dv जो है इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या चीज जीरो हो सकती है? ये टर्म जो है इट कैन बी इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो नहीं हो सकती तो आपकी ये टर्म दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो यहां से हम डिटरमिन कर सकते हैं वैल्यू ऊपर से मैं अरेंज करके लिखती हूँ। इससे डिटरमिन कर सकते हैं वैल्यू कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू, इक्वालिटी के दूसरे साइड पे लेके जा रही हूँ, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज व्हाट इज दिस? इट इज द डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो हमारे पास गॉसेस लॉ की दो फॉर्म्स आ गई, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ एंड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। इसमें गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म को आप ये देखिए तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस बाउंडेड 1/एप्सिलॉन नॉट, जबकि डाइवर्जेंस ऑफ ई यानी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ गॉसेस लॉ। और इसको देखते हुए, इक्वालिटी को देखते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर द फ्री स्पेस अगर हम ये कंसीडर करते हैं मैक्सवेल्स की ये इक्वेशन की फॉर्म बनती है, यानी ये इट इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करने में आसानी होती है। तो फॉर एनी क्लोज सरफेस ये आपका होल्ड करता है, और कोई भी आपका स्फेरिकल बाउंडेड शेप हो, कोई भी इरेगुलर शेप हो, उन सब के लिए सिर्फ क्लोज सरफेस होने चाहिए, उनके लिए गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है। तो ई की वैल्यू फ्रॉम दिस हम इन द फॉर्म ऑफ सरफेस भी लिख सकते हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई की फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने दोनों को ये इंटीग्रल को खत्म कर दिया, तो यहाँ से देखें ई और एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में आप इस तरह से भी ई की वैल्यू इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ द गॉस। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, इसमें हमने अगेन कंसीडर करना है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हम डिफरेंट एप्लीकेशन स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। हम कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज, और इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डायग्राम आप देख लें कि जैसे आपका एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ है, उसके इन बिटवीन हमने कंसीडर किया है इनफाइनाइट लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमने कंसीडर की हुई है म्यू के इक्वल। और इसमें हम कंसीडर कंप्यूट करेंगे कि फील्ड एट एनी पॉइंट पी पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ, कोई पॉइंट पी है उसके ऊपर हमने कंसीडर करनी है, जो कि ये आपको ये व्हाइट एरिया से नजर आ रहा है, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया गॉसियन सरफेस पे, ये पी पॉइंट लाई कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हमने डिटरमिन करनी है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे पहले हम इसमें कंसीडर करते हैं, इसका रिलेशन देख लेते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि आपकी एक लाइन ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ये पॉजिटिव लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। उसके अबाउट
एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिए। ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने खुद से कंसीडर की हुई है, एक क्लोज एरिया, ठीक है। इस तरह से हमने ये गॉसियन सरफेस उसके अबाउट हमने कंसीडर की है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कंसीडर किया है एक पॉइंट, ये आपने अगर कंसीडर कर ले, ये सरफेस एरिया का एक पॉइंट है जो कि डी ए उसका हम कहते हैं एरिया उसका लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रेडियल, ये डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस विद द गॉसियन सरफेस ये आर के इक्वल है, और ये जो हाइट है ये आप एच भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एल ले रही हूँ, ये हमें एल से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ये एल से, ये एल लेंथ, दोबारा लिख देती हूँ ताकि विजिबल हो सके। एल, उसके बाद ये आपने जी पॉइंट कंसीडर कर लिया पी, ठीक है। ये कोई पॉइंट आपने पी इसमें से कंसीडर किया हुआ है, ये आपकी सिचुएशन है। अब इसके फ्रॉम द गॉसेस लॉ आपने डिटरमिन करनी है वैल्यू। फ्रॉम द गॉसेस लॉ जब आप डिटरमिन करेंगे तो हमें पता है कि गॉसेस लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ई डॉट डी ए, ये हम इस पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ई डॉट डी ए ये आपके इसका ये किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर हम इस बाउंड्री सरफेस को देखें, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू द टोटल चार्ज enclosed by that closed surface divided by epsilon नॉट, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, क्यू को एक साइड पे रहने देते हैं और एप्सिलॉन नॉट को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ। एप्सिलॉन नॉट हमारा दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया ई डॉट डी ए की फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट कि हमारा ये जो चार्ज एंक्लोज है, चार्ज एंक्लोज बाय द सरफेस, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, चार्ज डेंसिटी इज म्यू, हाइट ऑफ द चार्ज आपका गॉसियन सरफेस एल है, ये इसके इक्वलेंट है। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे बाय म्यू एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए। इसको म्यू की बजाय आप लेमडा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बाज जगहों पे म्यू की बजाय लेमडा की फॉर्म में दी हुई है, एक्चुअल में ये चार्ज डेंसिटी ही है, उससे उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होती। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि हमने क्या निकालनी है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इसमें से डिटरमिन करनी है। एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ दोबारा शिफ्ट कर देते हैं, एल ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने जो एरिया कंसीडर किया है, वी हैव एज्यूम दैट द एरिया जो हमारा है उसमें ई की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली नहीं चेंज होगा क्योंकि वो उस चार्ज की वजह से है, तो आपका वो क्योंकि डिस्टेंस उसमें सेम है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तो हम इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो आपका ये रिलेशन अब मैं आपको लिख देती हूँ, चार्ज डेंसिटी, हाइट एप्सिलॉन नॉट ई, और ये डी ए, हमने इसका डेंसिटी ऑफ चार्ज को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने कैलकुलेट, इसमें एरिया की वैल्यू अगर हमने इसमें कंसीडर कर रहे हैं, एरिया की वैल्यू अब हम इंटीग्रल को अगर खत्म कर देते हैं, इंटीग्रल को खत्म करके हम एरिया कंसीडर करते हैं इसमें इक्वल टू ए। अब ये इंटीग्रल करके जब इसको फॉर्म में लेकर आएंगे
तो ये ए के इक्वल हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। एरिया इज इक्वल टू ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। ये सिलेंडर का एरिया, ठीक है। अब इसको आपने इसके अंदर पुट कर देना है। E 2 पाई आर एल, एल एल कैंसल, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज हैविंग अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट उस पर हमने उसकी लेंथ की थी कंसिडर, E will be equal to mu charge density divided by 2 pi epsilon naught r, ठीक है, एप्सिलॉन r। और अगर हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर, ये आपका एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने एप्लीकेशन बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन की फॉर अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हम ये देख सकते हैं कि गॉसेस लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग एनी intensity of the field due to any number of charges, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को कंसीडर करने के बाद हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब हम लेट अस assume that we have an infinite sheet of charge और इसके अंदर सारे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये क्रॉस से अपन रहते डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड। अब इस इनफाइनाइट चार्ज के अंदर हम कंसीडर करते हैं एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरह से एज्यूम करें, एक सिलेंडर की शेप है हैविंग अ सरफेस एरिया ऑफ ए। ये जो आपका सरफेस एरिया है इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज इक्वल टू ए, और ये पास करता है नॉर्मली थ्रू द शीट, यानी किसी पॉइंट पी में से ये नॉर्मली इनसाइड द शीट वो पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो फेसेस हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और फेसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जबकि कर्व सरफेस जो है वो ऑफ द सिलेंडर कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन विद द फील्ड जो है वो क्या होगी, इट इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा की फॉर्म में जो आपका पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो फेसेस ऑफ दैट सिलेंडर विल कंट्रीब्यूट व्हाइल द साइड्स ऑफ द सिलेंडर विल नॉट कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इसको ये डिटरमिन कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। अब इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका कोई ये शीट है, ठीक है, ये आपकी कोई शीट है जो कोई जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, थ्रू आउट उसके ऊपर हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। एक सिलेंडर जो है वो इसमें से पास हो रहा है, जो सेंटर में से हम कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका सिलेंडर है, इट इज पासिंग थ्रू इट, और इसकी डायरेक्शन अब ये है इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको मिलेगी, जब भी वो क्रॉस की फॉर्म में दिखाए थे। अगर आप इट इज आउट इसके अंदर से डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस एरिया की भी डायरेक्शन जो है वो ये सेम, ये एरिया की भी डायरेक्शन है। इसी तरह ये वाला जो केस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि जो फेस है ये जो कर्व्ड एरिया है उसमें एक ही डायरेक्शन डी ए,
जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है। यहाँ से आप कर्व सरफेस को देख लें तो उसके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये उसकी डायरेक्शन बनेगी। तो ये जो दोनों हैं दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि वो एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। ठीक है, तो ओनली द कर्व सरफेसेस विल कंट्रीब्यूट। कर्व सरफेसेस जो दो फेसेस हैं ऑफ द सिलेंडर, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के, दिस विल कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अब हम इसमें डिटरमिन करते हैं, हम अप्लाई करते हैं गॉसियन लॉ को। E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर जो सर्फेसेस हमने कंसीडर करनी है, जो सर्फेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ये सरफेस है और ये वाली सरफेस है। बाकी ये वाली आपकी जो सरफेसेस है, दिस सरफेस और द कर्व सरफेस, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि सरफेस इंक्लोज ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू, अगर ये E1 और ये E2 कंसीडर कर लेते हैं, दो एरिया, सॉरी, इसमें ये एरिया 1 2 कंसीडर कर लेते हैं और ये एरिया 2 कंसीडर कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विल रिमेन द सेम। ठीक है, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरिया अगर A3 जो है फॉर द कर्व सरफेस, इसके लिए ये 0 रहेगा। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एरिया बाउंडेड A1 इट विल बी इक्वल टू E डॉट डी ए प्लस A2 E डॉट डी ए, और फॉर द कर्व सरफेस A3 E डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? A1 के लिए E A cos 0, इसी तरह A2 के लिए E A cos 0 प्लस आपका जो नेक्स्ट थर्ड वन है वो किस तरह से लिखा जाएगा? इट विल बी इक्वल टू प्लस A3 का जो है E A cos 90, ये 90 डिग्री की एंगल पे आएगा। ये आपका cos 90। ठीक है, अच्छा, अब ये cos 90 हमें पता है इक्वल टू 0 होता है। यहाँ ई ए की वैल्यू आ जाएगी तो हम ये पे लिख सकते हैं, उसको अरेंज करके मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसका सम हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई ए एंड प्लस 0, A1 A2 और ये आगे इक्वल टू 0 के लिए आगे। अब नेक्स्ट इट विल बी इक्वल टू 2E A। अब हमें पता है कि फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी Q जो है इट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी टू द एरिया। तो हम यहाँ पे ये जो है E डॉट ए, ये Q ओवर एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म थी। ठीक है, तो हम Q को रिप्लेस करेंगे बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E ए कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर infinite sheet having a positive charge will be equal to surface charge density divided by 2 epsilon naught, और अगर इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखना है तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हम देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट एंड यूनिफॉर्म नियर द सरफेस। अब ये आर जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा अलोंग द नॉर्मल ऑफ द शीट, और हम इससे यानी बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ वी कैन डिटरमिन एनी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमने केस कंसीडर किया फॉर द इनफाइनाइट चार्ज, इसमें ये आपकी इनफाइनाइट चार्ज के लिए इसकी E of epsilon. Although in infinite sheet of charge cannot exist physically, this derivation is still useful. यानी हम ये इमेजिन कर रहे थे कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ऑल्दो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं। हम इसी तरह कोई भी और शीट की बजाय डिस्क भी कंसीडर करते हैं, डिस्क शेप जिसमें स्फेरिकल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस लाइक